आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे सेल के अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि एंडोऑस्मोसिस कैसे होता है, एक्सोऑस्मोसिस कैसे होता है। ये उसी की सीरीज का अगला टॉपिक है कि ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो मेम्ब्रेन है उसके जो हमारी सेल है, सेल के अंदर और बाहर जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है उनकी कंसंट्रेशन के अंदर। जैसे सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम इंट्रासेलुलरी 5 to 15 nm प्रेजेंट होता है, जबकि बाहर 145 यानी कि बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है। अगर हम पोटेशियम की बात करेंगे तो ये इंट्रासेलुलरली बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जबकि बाहर सिर्फ 5 mm मिलीमोल कंसंट्रेशन में पाया जाता है। मैग्नीशियम की बात करेंगे तो ये सेल के अंदर 0.5 और सेल के बाहर 1 to 2 मिलीमोल कंसंट्रेशन में पाया जाता है। कैल्शियम की बात करेंगे तो 10⁻⁴, जबकि सेल से बाहर की बात करेंगे ECM में तो 1 to 2 मिलीमोल, यानी कि सेल के बाहर इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। और अगर pH की बात करेंगे प्रोटॉन्स की तो अंदर सेल के अंदर pH होती है 7.2, जबकि सेल के बाहर होती है 7.4। और अगर क्लोराइड आयंस की बात करेंगे तो ये होता है 5 to 15, जबकि सेल के बाहर 110 मिलीमोल कंसंट्रेशन में। तो सेल जो है वो हर किसी के लिए परमेबल नहीं होती है। सेल मेम्ब्रेन जो है हमारी सेलेक्टिवली परमेबल होती है, यानी कोई भी मॉलिक्यूल सेल के अंदर इजीली एंटर नहीं कर सकता है। तो सेल में किन किन तरीकों से मॉलिक्यूल जो है वो एंटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके अंदर सिंपल डिफ्यूजन, सेल के अंदर सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू भी मॉलिक्यूल्स एंटर कर सकते हैं। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब हुआ कि मॉलिक्यूल्स आर मूविंग अकॉर्डिंग टू देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि यदि कोई मॉलिक्यूल अपनी हाई कंसंट्रेशन में है वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। इसमें एनर्जी रिलीज होती है, ये एक तरह का एक्सर्गोनिक प्रोसेस होता है। कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती बल्कि एनर्जी रिलीज होती है। तो सेल में जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं या कुछ ड्रग्स होती हैं जो हाइड्रोफोबिक नेचर की हो और स्मॉल वेट के अंदर हो, वो सेल के अंदर सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू मूव कर सकती है। और रेट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे CO2 N2O2 जो गैसेज होती हैं वो तो डायरेक्टली परमीबल होती है, आसानी से एंटर कर सकती है। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्यूट के, उनके मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड करता है कि वो सेल के लिए परमीबल होंगे या नहीं होंगे। और जनरली जो आयंस हैं, जो चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं, ये सेल के लिए इम्परमिएबल होते हैं। तो इनको अगर सेल के थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर करना है तो स्पेसिफिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जो कि चैनल या कैरियर होते हैं जो इनका सेल के थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इनको ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो सकता है। सेकेंड हम बात कर रहे हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेड डिफ्यूजन का मतलब हुआ कि जो मॉलिक्यूल सेल के अंदर इजीली एंटर नहीं कर पाते हैं उनको एंट्री करवाने के लिए सेल मेम्ब्रेन में स्पेसिफिक प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं। और ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन एज अ फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं उनके मूवमेंट के लिए। प्रोटीन मीडिएटेड मूवमेंट डाउन द ग्रेडियंट, ये भी अकॉर्डिंग टू देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, मतलब कि ये हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ जाएगा। ये भी एक्सर्गोनिक प्रोसेस होगा। इसमें भी मॉलिक्यूल अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। अब ये जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन है ये दो तरह का हो सकता है। एक को हम कहते हैं कैरियर प्रोटीन और दूसरा वाला चैनल प्रोटीन। क्या डिफरेंस इसमें? जो कैरियर प्रोटीन है उसका दूसरा नाम ट्रांसपोर्टर और परमीएज है, परमीएज एंजाइम हम बोलते हैं। तो ये जो कैरियर प्रोटीन है ये एक तरह के एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करते हैं, एनालोगस ऑफ एंजाइम्स होते हैं। इनमें ये क्या करते हैं, ये
सेल मेम्ब्रेन में सॉल्यूट के मॉलिक्यूल से एक साइड में बाइंड होते हैं, फिर इनके अंदर कन्फर्मेशन चेंज आता है और ये दूसरी साइड में इसको वापस ट्रांसफर कर देते हैं और फिर इनके अंदर कन्फर्मेशन चेंज आता है। तो स्पेसिफिक बात है इसकी ये कि ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सेल के अंदर एंटर कर रहा है, एक तरह का कैरियर प्रोटीन है, ये इससे बाइंड होगा और इसको इसके अंदर एंट्री करवा देगा सेल के अंदर। इसकी स्पेसिफिक बात क्या है कि ये जो पोलर या चार्ज ग्रुप है सॉल्यूट का, उसको एक नॉन पोलर एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। ये जो सेल मेम्ब्रेन का ये जो पार्ट होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, तो ये इससे कोई भी इंटरफेयर नहीं करने देते इस सॉल्यूट मॉलिक्यूल को। सॉलिड मॉलिक्यूल इस वे से अंदर एंटर करता है कि ये इस हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट से इसका कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। जबकि यदि हम बात करें चैनल प्रोटीन की, तो ये एक हाइड्रोफिलिक चैनल है। दे फॉर्म हाइड्रोफिलिक चैनल थ्रू द मेम्ब्रेन दैट अलाउ द पासेज ऑफ सॉल्यूट विदाउट एनी चेंज इन द कन्फर्मेशन ऑफ द प्रोटीन। तो चैनल प्रोटीन होते हैं, ये मेम्ब्रेन के अंदर एक पोर लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं और उसके थ्रू जो सॉलिड मॉलिक्यूल है वो मूव करते हैं। इनके अंदर कोई कन्फर्मेशन चेंज नहीं होता है, ये एंजाइम के एनालॉगस नहीं होते हैं। इनके एग्जांपल होंगे पोरीन्स एंड सम आयन चैनल्स। पोरीन्स के अंदर जो 600 डाल्टन वेट के मॉलिक्यूल्स हैं वो आसानी से मूव कर सकते हैं, और ये जो पोरीन्स हैं ये क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। एक और पढ़ेंगे हम एक्वापोरीन, जो कि वाटर मॉलिक्यूल का ट्रांसफर करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जो कैरियर प्रोटीन है ये एनालॉगस होते हैं, तो ये एंजाइम काइनेटिक्स को भी शो करेंगे। सिंपल डिफ्यूजन होता है वो कुछ इस तरह से चलता है, जबकि जो कैरियर प्रोटीन है वो एंजाइम काइनेटिक्स को शो करते हैं और इस तरह का ग्राफ शो करते हैं। यहां आप इसका Vmax/half नोट कर सकते हैं। अब जो कैरियर प्रोटीन है वो या तो किसी एक मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करेंगे या 2 मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसके आधार पर ये 3 टाइप के हो सकते हैं। यूनिपोर्टर, यदि किसी सिंगल मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करे तो उसे कहते हैं यूनिपोर्टर। ध्यान रखना ये हमेशा अकॉर्डिंग टू देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही होगा। मॉलिक्यूल्स आर मूविंग अकॉर्डिंग टू देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ट्रांसपोर्ट ऑफ, यदि 1 मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ये यूनिपोर्टर होगा। और सिम्पोर्टर का मतलब हुआ कि ट्रांसपोर्ट ऑफ 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन 1 डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में यदि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है तो इसे हम कहते हैं सिम्पोर्टर या को ट्रांसपोर्टर। और एंटीपोर्टर, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, एक अंदर आ रहा है सेल के और एक सेल से बाहर जा रहा है, तो इसे हम कहते हैं एंटीपोर्टर। ये भी इन तीनों प्रोसेस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे सिम्पोर्टर की बात करेंगे तो इसमें एक मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा और दूसरा वाला अपोजिट इसके अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में जो मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है उस समय एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल के लिए काम आ जाती है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो इन तीनों प्रोसेस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। देखिए एक टेबल के अंदर हम देख सकते हैं कि अगर हम पैसिव डिफ्यूजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन, CO2, स्टेरॉइड और हार्मोन्स, ये सब के सब पैसिव डिफ्यूजन को शो करते हैं। यदि हम ग्लूकोज, एमिनो एसिड और आयन और वाटर मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो इनके लिए स्पेसिफिक प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ती है, लेकिन ये भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक डिफरेंट मैकेनिज्म है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव किया जाता है। इसमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है और ये मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, स्मॉल हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, लिपिड हो सकते हैं, लेकिन इसमें एटीपी की आवश्यकता होती है और स्पेसिफिक प्रोटीन की आवश्यकता भी होती है जो कि इनको अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करवाते हैं। को ट्रांसपोर्टर जैसे कि ग्लूकोज का, एमिनो एसिड का, ये सिम्पोर्टर अभी हमने डिस्कस किया था, ये एंटीपोर्टर हो सकता है। इसके लिए भी आपको स्पेसिफिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है और
सॉल्यूट जो है अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यूनिपोर्टर की। यूनिपोर्टर में जो अपना पहला एग्जांपल है वो है ग्लट। देखिए, ग्लूकोज के ट्रांसफर के लिए डिफरेंट टाइप के ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1, ग्लट 1, ग्लट 2, ग्लट 4, ग्लट 5। ये डिफरेंट टाइप के ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं जो कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये सब के सब यूनिपोर्टर हैं और अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये मूव करते हैं, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में डिफरेंट सेल्स के अंदर होते हैं और वहां अपनी मैकेनिज्म को शो करते हैं। तो ग्लट 1 की बात करते हैं। ग्लट 1 इज प्रेजेंट इन ऑल मैमेलियन सेल्स, मोस्ट मैमेलियन सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है और ब्लड से ग्लूकोज को रिमूव करता है, सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब करवाता है। ये भी एंजाइम काइनेटिक्स को शो करता है। एंजाइम काइनेटिक्स की जो मैकेनिज्म होती है, जो इक्वेशन है, उसको शो करता है, उसको फॉलो करता है। ग्लट 1 की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब हाई कंसंट्रेशन में आएगा तो ये ग्लूकोज बाइंडिंग साइट से बाइंड करेगा। ये वाला पार्ट ईसीएम वाला पार्ट है और ये साइटोसोल वाला पार्ट है। बाइंडिंग के बाद में इसके अंदर एक कंफर्मेशन चेंज आएगा और ये अंदर की तरफ इसको ओपन करके सेल के अंदर रिलीज कर देगा। जैसे ही सेल के अंदर ये रिलीज करता है, वापस इसके अंदर कंफर्मेशन चेंज होगा और ये आउटसाइड ओपनिंग शो करेगा। स्पेसिफिक बात क्या है इसकी कि ये जो इस ट्रांसपोर्टर का जो ये पार्ट जो कि हाइड्रोफोबिक रीजन में प्रेजेंट होता है, यहां पर स्पेसिफिक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। ये है STNNQ, एस्पार्जिन, सराइन, थ्रियोनिन, एस्पार्जिन एंड ग्लूटामाइन। ये स्पेसिफिक अमीनो एसिड इस पार्ट में पाए जाते हैं जो कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम बात करें ग्लट 2 की। ग्लट 2 लीवर में और बीटा जो पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स हैं उनमें प्रेजेंट होता है। इसकी केम की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 20 मिलीमोल होती है, जो कि ग्लट 1 से करीबन 13 टाइम एक्स्ट्रा होती है, हायर होती है। अब देखिए ग्लट 2, पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स में प्रेजेंट होता है। जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ब्लड में हाई होगी तो ये पैनक्रियाटिक बीटा सेल को स्टिमुलेट करेगा। किसके लिए? इंसुलिन के सीक्रेशन के लिए। और इंसुलिन फिर ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करवाएगा डिफरेंट सेल्स के अंदर। तो इसका फंक्शन यही होता है इन आइलेट्स बीटा सेल्स, द राइज ऑफ ग्लूकोज triggers secretion of hormone insulin which turn lower blood glucose by increasing glucose uptake and metabolism of glucose in muscles and inhibiting glucose production in liver। तो लीवर के अंदर जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है उसको इनहिबिट कर देगा और ग्लाइकोजन सिंथेसिस को ये स्टार्ट करवा देगा ताकि ग्लूकोज को स्टोर करके रखा जा सके। ग्लट 4 की बात करते हैं। ग्लट 4 एक्सप्रेस ओनली इन फैट एंड मसल सेल्स। ये ग्लट 4 जो है ये इंसुलिन के रेस्पॉन्स में वर्क करता है। ग्लट 4 इंसुलिन के रेस्पॉन्स में वर्क करता है। जब इंसुलिन का सीक्रेशन होता है तो ये ऑन होता है और ये ग्लूकोज का अपटेक करवाता है एडिपोसाइट्स में और मसल्स के अंदर, और यहां पर इसको स्टोर करके रखा जाता है। यदि ग्लट 4 में डिफेक्ट आ जाए, यदि ग्लट 4 में कोई भी डिफेक्ट हो तो ये डायबिटीज को कॉज करता है। इसकी वजह से डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 हो जाती है। ग्लट 5, जो ग्लट 5 है वो फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे जो यूनिपोर्टर है, उसके बाद में एंटीपोर्टर और सिम्पोर्टर की हम डिस्कशन करेंगे।